हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। बाल मनोविज्ञान जो विषय हमारा चल रहा है उसके तहत आज जो हम अपना सिलेबस कंप्लीट करने जा रहे हैं उसका टॉपिक होने वाला है व्यक्तिक भिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। सिलेबस में आपके क्रिएटिविटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंस एक साथ लिखा हुआ है, जो आपका चौथा टॉपिक है सृजनात्मकता एवं व्यक्तित्व भिन्नता, है ना, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे क्रिएटिविटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंस। इस पार्ट में का जो क्रिएटिविटी है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके ऊपर बेस्ड एमसीक्यू ये भी कंप्लीट हो गए थे। आज हम करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिक भिन्नता के बारे में। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है और छोटा टॉपिक है। अगली वाली वीडियो में इसका एमसीक्यू भी कवर हो जाएगा। फिर सबसे लास्ट जो आपका टॉपिक बचा रहेगा, फिफ्थ टॉपिक, फिर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हॉस्टल वार्डन के अंतर्गत जो दिया हुआ है। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। व्यक्तिक भिन्नता। व्यक्तिक भिन्नता यानी व्यक्तित्व, जैसे हर व्यक्ति अलग होता है, सिर्फ यही कहने का इसका अर्थ है कि व्यक्तिक भिन्नता, या इंग्लिश में कहूं इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल मतलब प्रत्येक, है ना, प्रत्येक, हर एक। तो हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। अब आपने ये खुद देखा होगा, ये नोटिस किया होगा कि एक ही पेरेंट्स के अगर दो अलग अलग बच्चे हैं, ठीक, चाहे वो बेटा बेटी हो, चाहे दो बेटे हो या दो बेटियां हो, अगर एक ही पेरेंट्स के हैं तब भी वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हो सकता है उनकी शारीरिक बनावट एक जैसे दिखे, जैसे कि जो हम ट्विंस जिसे कहते हैं वो दिखे, लेकिन उसके बाद भी उनका जो मानसिक बिहेवियर होगा या उसके अलावा और भी कई चीजें रहती हैं वो अलग होगा। ओवरऑल हम ये पाते हैं कि हर बच्चा एक दूसरे बच्चे से भिन्न है, अलग है। और हम ये क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम इस चीज को समझ सके और इसे अप्लाई करें। अगर हम कभी भी एजुकेशन फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में देखें, तो हर बच्चे को हम दूसरे बच्चों से भिन्न मान के ही हम उसके साथ बर्ताव करें, है ना। टीचर्स क्या होते हैं, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अगर एक व्यक्ति को समझ आ रहा है तो दूसरे व्यक्ति को समझ क्यों नहीं आ रहा है। ये चीजें जो भी, चाहे वो कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग का हो, कोई सिलेबस के अंतर्गत कोई क्वेश्चन आता हो, है ना, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। इसे ही हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंस। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से किस किस चीज में अलग होना? रंग रूप में, शारीरिक गठन, स्वभाव तथा रुचि आदि गुणों में भिन्न होने से है। यानी इंडिविजुअल डिफरेंस या व्यक्तित्व भिन्नता किसको दर्शा रही है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? इस बारे में कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से बिल्कुल अलग होता है। अब चाहे वो रंग रूप में अलग हो, चाहे उसका शारीरिक गठन हो, चाहे स्वभाव, चाहे मानसिक बर्ताव या उसकी रुचि जो हो, कई गुणों में वो एक दूसरे से भिन्न होता है। ठीक, इसे मैं इंग्लिश में अगर कहूं तो मैं बोलूंगी कि वी ऑल आर डिफरेंट इन मल्टीपल वेज। हम अलग अलग तरीके से, मल्टीपल वेज में एक दूसरे से भिन्न है। और इसी जो भिन्नता है उसे ही हमें समझना होगा कि ये जो भिन्नता है वो या तो आपके रंग रूप में, या तो आपके शारीरिक गठन में, या आपके जो फिजिकल डेवलपमेंट है जिसे हम शारीरिक गठन मैंने लिखा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कितना आपको समझ में आ रहा है, कितना आपका कॉग्निशन है, स्वभाव है आपका, सोशल डेवलपमेंट, समाज के साथ कैसा आपका उठना बैठना है, आपकी रुचि किस किस चीजों में है, जेंडर, क्लास, ये सारी चीजों में हम अलग होते हैं, एक दूसरे से इस भिन्न होते हैं। ठीक, तो इंटरेस्ट, रुचि यानी कि इंटरेस्ट हो गया आपका, जो एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, ये सब एक दूसरे से भिन्न होता है। और ये जो भिन्नता आती है वो किस पे बेस्ड रहती है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पे। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, चाहे वो जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो, एक ही माता पिता के, फिर भी वो कहीं ना कहीं अलग होंगे। ठीक, चलिए, तो सर्वप्रथम इसका अध्ययन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर फ्रांसिस गॉल्टन ने किया था सर्वप्रथम इसका अध्ययन। मतलब सब एक दूसरे से भिन्न है, इस चीज के बारे में अध्ययन किसने किया था? तो सर फ्रांसिस गॉल्टन ने किया था। 1869 में उन्होंने जो अपनी एक बुक लिखी थी, पुस्तक लिखी थी, हेरिडिटरी जीनियस, उसमें इसका उन्होंने इस चीज को प्रस्तुत किया था। इस चीज के बारे में उन्होंने लिखा था। क्या था बुक का नाम, वो आपको याद रखना है। और सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो सर फ्रांसिस गॉल्टन ने किया था। ठीक है, सर फ्रांसिस गॉल्टन ने इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में बात की थी, व्यक्तित्व भिन्नता के बारे में सबसे पहले बात की थी। और भी लोग हैं जो बाद में इस
टॉपिक के ऊपर उन्होंने बात की, हम आगे देखेंगे। लेकिन जो सर्वप्रथम अध्ययन किया या जनक जिसे बोल सकेंगे वो कौन हो जाएगा? सर फ्रांसिस गॉल्टन। 1869 में हेरिडिटरी जीनियस, हिंदी में भी यही लिखूंगी, हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी, जिसमें इन भिन्नताओं का वैज्ञानिक प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। देखिए भिन्नताओं होती है, भिन्नताएं हैं, उनके बारे में बात करना और उनका वैज्ञानिक प्रारूप देना, तभी तो साइकोलॉजी डिस्कवर हुआ है, जब हम उसको वैज्ञानिक उसका प्रारूप देना शुरू किए। ठीक, तो उसको एक अलग से ब्रांच बनाया गया साइंस का। तो जब उन्होंने ये किताब लिखी हेरिडिटरी जीनियस, उस किताब में, उस पुस्तक में इन्होंने जो ये भिन्नताएं हैं उनका वैज्ञानिक प्रारूप प्रस्तुत किया था। और जो दूसरे साइकोलॉजिस्ट है जो उन्होंने इस बारे में बात की वो कौन थे? जेम्स ड्रेवर थे। अभी हम इनके डेफिनेशन देखेंगे कि वो क्या क्या परिभाषा उन्होंने व्यक्तित्व भिन्नता के ऊपर दी है। तो जेम्स ड्रेवर हैं, टॉयलर हैं, बीने हैं, स्किनर हैं। ठीक, इन्होंने भी बात की थी किसके बारे में? इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में, कि हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। लेकिन अगर जनक की बात की जाएगी तो आप किसको लिखेंगे? सर फ्रांसिस गॉल्टन, सबसे पहले उन्होंने ही बात किया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो हम डेफिनेशंस देख लेंगे अब कि क्या क्या परिभाषाएं व्यक्तित्व भिन्नता के बारे में क्या क्या परिभाषाएं दी गई है। जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही लिखा है। ठीक, चलिए स्किनर, स्किनर क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व मतलब ओवरऑल पर्सनैलिटी का कोई भी ऐसा पहलू आ सकता है जिसका मापन संभव हो। स्किनर के अनुसार व्यक्तित्व भिन्नता जो हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है ना, तो जो भिन्नता है वो संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू, मतलब आपके पूरे पर्सनैलिटी में हम कोई भी ऐसा पहलू आ सकता है व्यक्तित्व भिन्नता के अंदर जिसका मापन संभव हो। इनके कहने के अनुसार मापन संभव है। ठीक, व्यक्तित्व भिन्नता की किस चीज में वो अलग है, अब कैसे मापन होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो किसने बोला था कि मापन संभव है, ऐसे पहलू आ सकते हैं जिसका मापन संभव है? किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। अब टॉयलर ने क्या कहा था? तो देखिए उन्होंने बोला था कि शरीर के रंग, रूप, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता को हम क्या कहेंगे? व्यक्तित्व भिन्नता। तो किसने बहुत ही डिटेल में इस चीज को डिफाइन किया था? टॉयलर ने बोला था कि किस किस चीज में भिन्नता आ सकती है जिसको हम व्यक्तित्व भिन्नता कहेंगे। तो हर बच्चे के शरीर का रंग रूप अलग होगा, आकार अलग है, उसका कार्य अलग है, उसकी गति अलग है, उसकी सीखने का की जो गति है, कोई बच्चा किसी चीज को बहुत जल्दी कैच कर लेता है, कोई बच्चे को टाइम लगता है समझने में या चीजों को ग्रेस्प करने में। ठीक है, उसकी जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस लेवल है, उसका जो ज्ञान है, नॉलेज है, रुचि है, इंटरेस्ट है ना। तो ये सारी चीजें जो आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता, इसमें जो भिन्नता पाई जाती है उसी को हम क्या बोलेंगे? व्यक्तित्व भिन्नता बोलेंगे। ये किसका कहने के अनुसार था? टॉयलर के अनुसार था। नेक्स्ट है जेम्स ड्रेवर। देखिए इन तीनों का नाम हमने देखा है, जेम्स ड्रेवर, टॉयलर, बीने और स्किनर। सभी ने किसके बारे में बात की? व्यक्तित्व भिन्नता के बारे में बात की थी। लेकिन जो इनके जनक है वो कौन है? फ्रांसिस गॉल्टन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा था? एक व्यक्ति अपने समूह के, ठीक है, खुद के जो उनके स्पीसीज अपना समूह है उसके शारीरिक, मानसिक गुणों की औसत से भी विभिन्नताएं रखता है, कि औसत से भी विभिन्नताएं रखता है, वही व्यक्तित्व। अब इनके अनुसार क्या लिखा है कि जो शारीरिक और मानसिक गुणों की औसत से भी विभिन्नताएं रखता है वही व्यक्तित्व। आपको मेन याद रखना है कि तीन जो है स्किनर, टॉयलर, जेम्स। अब स्किनर ने सिर्फ ये कहा था कि मापन संभव है। ऐसे ऐसे पहलू आते हैं व्यक्तित्व भिन्नता में जिनका आप मापन कर सकते हैं, मेजरमेंट आप उसका कर सकते हैं, ये स्किनर ने बोला। टॉयलर ने हर चीज को बोल दिया कि रंग, रूप, आकार, कार्य, गति, बुद्धि सब में ये। अब ड्रेवर ने क्या कहा? ड्रेवर ने शारीरिक और मानसिक के बारे में बोला। ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो ये हो गया व्यक्तित्व भिन्नता। अब देखिए जो व्यक्तित्व भिन्नता है वो निम्नलिखित कारकों में से कौन से कारक को प्रभावित करती है अगर बोला जाए तो देखिए वातावरण, वातावरणीय कारक, वातावरण यानी आपका इन्वायरमेंट, और दूसरा आपका वंशानुक्रम। इसके पहले भी हमने पढ़ा था कि हेरिडिटरी और जो इन्वायरमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, किसी भी फैक्टर के लिए, किसी भी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, किसी भी बच्चे के विकास के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो इसमें भी जो व्यक्तित्व भिन्नता है, कई सारी चीज, इंडिविजुअल डिफरेंस अगर बोला जाए किस किस चीज में हो, तो शारीरिक गठन में होगा, मानसिक उसका मेंटल एबिलिटी डेवलपमेंट में होगा, उसके स्वभाव में होगा, उसके रुचि में होगा, कई सारी चीज में होगा। लेकिन अगर बोला जाए कौन सा फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है जो इसको क्या बोलना चाहिए, प्रभाव जिसका पड़ता है ना, कौन सा कारक है जिसको प्रभावित करता है, तो इसमें दोनों चीजें आ जाएंगी। अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाए कि सिर्फ वातावरणीय या सिर्फ वंशानुक्रम, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपका आंसर होना चाहिए दोनों। ठीक है, वातावरणीय एवं वंशानुगत दोनों कारक होते हैं। आपका जो वातावरण है वो
बिल्कुल बेस्ड रहता है इस चीज पे कि आपका जो व्यक्तित्व भी आप एक दूसरे से भिन्न है ना। तो वो क्यों रहेगा? क्योंकि आपके आसपास का वातावरण अलग होगा। दो अलग अलग बच्चे हैं मान लीजिए, ठीक है, तो एक का वातावरण अलग होगा, उसका अलग माहौल उसे मिलेगा, दूसरे बच्चे को अलग माहौल मिलेगा, तो वो एक दूसरे से भिन्न होंगे ही। दूसरा वंशानुक्रम, हेरिडिटरी। अब एक ही माँ बाप के भी जो अलग अलग मतलब जो संतानें होती हैं उसमें भी जीन्स, ठीक है ना, अलग अलग होते ही हैं। हेरिडिटरी उनका भले वो कॉमन है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जीन्स तो दोनों क्योंकि माता पिता दोनों से आते हैं, तो वो भी डिफरेंस होगा। और उनका वातावरण अलग होगा। वो अपने दोस्तों के साथ, अपने जो उनके दोस्त हैं उनके साथ घुलना मिलना उनका होगा, ठीक है, उस हिसाब से वो बातचीत करेंगे। तो जो आपका वातावरण है और जो आपका वंशानुक्रम है, इन दोनों पे बेस्ड रहता है कि व्यक्ति एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न होगा। जो भिन्नता है वो इस पे बेस्ड रहती है कि उनका वातावरण कैसा है और उनका वंशानुक्रम कैसा है। उसके अलावा और भी चीजें रहती है, पर जो बेसिक एक चीज अगर आप बोला जाए तो आपको लिखना है वातावरणीय और वंशानुक्रम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व भिन्नता के प्रकार। अब किस किस प्रकार में व्यक्तित्व भिन्नता देखने मिलती है हमें, ठीक है, किस किस प्रकार से व्यक्तित्व भिन्नता कहाँ कहाँ पे आपको देखने मिलेगी, ये हमें अभी पढ़ना है। सबसे पहला है शारीरिक। सेकेंड, हाँ, कहाँ कहाँ पे व्यक्तित्व भिन्नता किस किस जगह आपको दिखेगी कि अच्छा एक बच्चा दूसरे बच्चे से किस प्रकार से अलग है। तो भाई शारीरिक भिन्नता होना सबसे कॉमन है, मतलब कि फिजिकल डिफरेंस। कोई भी दो बच्चे आपके सामने, आपको उनका शारीरिक बनावट होगा, रंग रूप होगा, गठन होगा, ये सब आपको दिख जाएगा, है ना, हाइट हेल्थ होगी कि वो अलग है। तो ये पूरा सब चीज किस में आ जाता है? ये फिजिकल डिफरेंस में आ जाता है ना, कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग किस प्रकार है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है शारीरिक बनावट में एक जैसे, अच्छा ये अलग चीजें है, बताती हूँ आपको बाद में। पहला यही लिखा हुआ है कि जो शारीरिक यानी फिजिकल डिफरेंस है वो पाया जाएगा बच्चों के बीच में। कोई भी दो बच्चे हैं, दोनों में क्या है चीज कॉम मतलब क्या चीज रहेगी भाई? फिजिकल डिफरेंस रहेगा ही रहेगा, वो दोनों अलग दिखते हैं फिजिकली, ठीक। चलिए, पहला वो था शारीरिक। इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी? रंग, रूप। देखिए शारीरिक वाले में आ जाएगा आपका रंग, रूप, कद काठी, ये सब आ जाता है, ठीक। कद काठी में पाए जाने वाला अंतर क्या कहलाएगा? फिजिकल डिफरेंस कहलाएगा। दूसरा मानसिक यानी मेंटल डिफरेंस। अब ये क्या होगा भाई? तो कोई भी दो बच्चा कभी भी मानसिक जो उनकी बनावट है या मतलब डिफरेंस है वो जरूर होगा उनके में, यानी कि बुद्धि, ठीक है ना। दो बच्चे हैं, उनका जो बुद्धि है उस लेवल, तर्क देने की क्षमता, रीजनिंग जिसे हम कहते हैं, समस्या समाधान आदि। मतलब देखिए दो बच्चे हैं तो दोनों का समस्या समाधान करने का जो तरीका है, एक बच्चा होगा जो बहुत जल्दी घबरा जाएगा, कोई समस्या आती है या कोई उसको प्रॉब्लम मिलता है वो तुरंत समाधान, वो तुरंत एकदम घबरा जाएगा कि नहीं नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा या मुझे इसका उत्तर नहीं पता। और एक बच्चा होगा जो उस चीज को कैसे प्रॉब्लम को डील करना है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उस बारे में सोचता है। अब बुद्धि से अगर हम देखें तो हमने देखा है आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। कोई एक बच्चा एवरेज आईक्यू लेवल का होगा, कोई बच्चा हो सकता है डल हो, मंद बुद्धि का, कोई बच्चा एवरेज से अबव होगा, कोई बिलो होगा, है ना, कोई गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं। तो इस प्रकार सबका इंटेलिजेंस लेवल अलग अलग है। तर्क देने की क्षमता अलग अलग होती है, रीजनिंग लेवल अलग होती है, क्रिएटिविटी जैसा हमने पढ़ा था पिछले वाले उसमें। तो ये सब किससे रिलेटेड हो जाएगा? मानसिक, मेंटल डिफरेंस से, ठीक। हाँ, ये सब किससे हो जाएगा? मेंटल डिफरेंस से। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देती हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है, रंग रूप कद काठी ये सब शारीरिक बनावट में आ जाएगा। मानसिक में आपका, हाँ, मानसिक मेंटल डिफरेंस, इसमें क्या आ जाएगा? बुद्धि, तर्क देना, समस्या समाधान आदि ये सब आ जाएगा। फिर है आपका व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी डिफरेंस। मतलब यहाँ पे मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि व्यक्तित्व भिन्नता के प्रकार किस किस चीज में बच्चा अलग हो सकता है एक दूसरे से। तो सबसे पहले तो शारीरिक बनावट में, दूसरा मानसिक भिन्नता हो सकती है उनके अंदर, तीसरा है पर्सनैलिटी डिफरेंस, व्यक्तित्व, है ना, किसी का व्यक्तित्व कैसा होता है? कोई शर्मीला मिजाज का होता है, कोई मिलनसार होता है, कोई शर्मीले मिजाज का होगा, ठीक। कोई मिलनसार होगा जो एक बार में एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं। क्या हर व्यक्ति, अब जैसे कि मान लीजिए मैं ही आज एक दो बहनों से मिलके आई हूँ, ठीक है, उसमें से जो एक बहन थी वो उसकी आदत क्या है? वो बहुत जल्दी खुल गई बात करने में और बहुत इजीली मतलब वो बात कर पाती है, किसी के साथ भी मिलजुल पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं, तो वो मिलनसार। और उसी की जो बहन है अगर वो शर्मीली है, वो नहीं बात कर पाती है, वो उसे टाइम लगता है, ठीक है, चीजों को खुलने में या ओपन अप होने में उसको टाइम लगता है। तो एक ही घर के हों लेकिन उसके बाद भी बच्चों में अंतर, उनके व्यक्तित्व में या तो उनके शारीरिक बनावट में, उनके मानसिक जो सोच है उसमें अंतर पाया जाता है। तो क्या मैंने आपको बताया कि कोई शर्मीला है, कोई मिलनसार है, कोई अंतर्मुखी है, ठीक।
जिसे हम क्या बोलते हैं इंट्रोवर्ट अगेन, या बहिर्मुखी है जिसे हम बोलेंगे एक्सट्रोवर्ट है। तो ये सारी चीजें पर्सनैलिटी में होती है। तो पर्सनैलिटी डिफरेंस होगा। अगर कोई बच्चा मान लीजिए शारीरिक भी अगर सेम है, वो ट्विंस है, पूरा मतलब वो ऊपर से नीचे तक पूरे वो एक जैसे दिख रहे हैं, बराबर कद काठी है, नाक नक्शा दिखने में पूरा ट्विंस है, तो भी जो उनकी मानसिक अंतर उनके में भिन्नता पाई जाएगी, है ना, या व्यक्तित्व वाला पाया जाएगा। हो सकता है एक बच्चा थोड़ा क्रिएटिव हो, एक बच्चा थोड़ा पढ़ाई के साइड में हो, ज्यादा इंटेलिजेंट वाले पक्ष में हो, ठीक है, लेकिन जो दूसरा बच्चा है वो क्रिएटिव साइड में हो, या एक शर्मिला हो और दूसरा मिलनसार हो। तो कहीं ना कहीं सब बच्चे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसीलिए ये चीज पढ़ाई जाती है, इसीलिए ये चीज समझाई जाती है कि जो टीचर्स हो, या जैसे अगर आप हॉस्टल वार्डन बनने जा रहे हैं, कोई भी चीज अगर वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी है, बच्चों से जुड़ी है, तो आप ये समझ सके कि हर बच्चा एक दूसरे से भिन्न है। सभी व्यक्तित्व भिन्नता पाए जाते हैं। तो आपको सभी को एक समान लेके नहीं चलना है। आपको वो चीजें समझनी है कि अगर बच्चों का शारीरिक बनावट अलग है, उनकी मानसिक सोच अलग है, उनका पूरी पर्सनैलिटी अलग है, तो आपको उनको के हिसाब से डील करना पड़ेगा। ठीक, आप सभी को एक समान लेके नहीं चल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका किस चीज में अलग हो सकता है, मैंने आपको बताया व्यक्तित्व में। उसके अलावा संवेगात्मक है ना, संवेगात्मक यानी कि इमोशनल डिफरेंस। इमोशनल डिफरेंस पाया जाता है। इमोशनल डिफरेंस यानी कि क्या होगा, इमोशनल डिफरेंस यानी संवेगात्मक यानी कि कोई भी जो दो लोग हैं, बच्चे हैं, वो इमोशनली भी अलग होंगे एक दूसरे से। हो सकता है एक बहुत जल्दी घबरा जाता हो, या बहुत जल्दी क्रोध करता हो, या किसी के में ईर्ष्या की भावना हो, लेकिन दूसरा व्यक्ति कैसा होगा, बिल्कुल जलन उसके अंदर नहीं पाई जाएगी, क्रोध नहीं करता होगा, शांत पक्ष का होगा। ठीक है, तो किसी चीज को डील बहुत आराम से शांति से करता है, और दूसरा बहुत ही आवेश में आ जाता हो। तो ये एक इमोशनल डिफरेंस पाया जाता है। तो संवेगात्मक के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी, क्रोध आ जाएगा, ईर्ष्या आ जाएगी, ये सारी भावनाएं जो आपके इमोशंस हो। कोई बहुत हंसमुख टाइप का होता है ना, तो ये सारी चीजें इमोशनल की कैसे वो फेस करते हैं, कैसे वो डील करते हैं, इस चीज में जब अंतर हो या किसी चीज की अधिकता हो, तो हम बोलेंगे कि वो इमोशनल अलग है एक दूसरे से। नेक्स्ट है जेंडर डिफरेंस। जेंडर डिफरेंस तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, लिंग है ना, लिंग भेद होता है। यानी कहने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आप लिंग भेद कर रहे हैं, कोई टीचर करे लिंग भेद, ये कहने का मतलब नहीं है। ये बोला जा रहा है कि किस चीज में आप व्यक्तित्व भिन्नता पाए जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका सोशल डिफरेंस। आप सामाजिक तौर पर अलग हैं एक दूसरे से। एक ही सोसाइटी में हम रहते हैं, पर सबका जो वातावरण जो मिलता है वो उनको अलग मिलता है। तो उस हिसाब से बच्चे डेवलप होते हैं, उस हिसाब से वो ग्रो कर पाते हैं। तो उनका जो सामाजिक नजरिया है वो उस हिसाब से ही बनता है, जो उनके आसपास वातावरण उनको मिल रहा है ना, या सामाजिक जो लोग हैं जिनके साथ उनका उठना बैठना है, उस हिसाब से डेवलप होता है। तो आप देख पाएंगे कि उनकी जो संस्कृति है वो अलग होती है, सामाजिक तौर पर वो अलग होते हैं। तो ये चीजें हैं जिस हिसाब से बच्चे अलग एक दूसरे से होते हैं। ठीक, और बेस्ड किस पे रहता है, ये वातावरण और वंशानुक्रम पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट रहता है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में व्यक्तित्व भिन्नता पर्यावरण, जो मैंने अभी आपको बताया है कि इन्वायरमेंट या पर्यावरण, वातावरण या आप कहिए पर्यावरण, और अनुवंशिकता यानी वंशानुक्रम के बीच अंतर संबंध से निर्धारित होता है। मतलब इन्हीं के बीच का जो अंतर संबंध है उससे निर्धारित होता है कि क्या क्या उसके में व्यक्तित्व भिन्नता होगी। जैसा मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, क्रिएटिविटी भी डिपेंड करती है कि किस प्रकार का बच्चे को माहौल मिला हुआ है। क्यों भाई, क्योंकि देखिए एक बच्चा होता है, अगर वो कुछ क्रिएटिव बनाना चाह रहा है, उसके माँ बाप अगर चाहते हैं कि वो उस पर ध्यान ना दे, हो सकता है कई बार चीजें होती है ना कि वो तोड़ फोड़ देते हैं कि क्या फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। और कोई एक माँ बाप होते हैं जो बढ़ावा देते हैं अपने बच्चों को कि हाँ इस चीज में तुम बहुत अच्छे हो, तुम इसी चीज में आगे जाओ, यहाँ ये काम करो, पढ़ाई तो जरूरी है लेकिन उसके साथ अगर आप कुछ क्रिएटिव है, कुछ आप कर रहे हैं, क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, तो बिल्कुल आप, तो इससे क्या होता है बच्चे को फर्क पड़ता है, उसके में प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अगर कोई बच्चा कोई भी चीज में अच्छा है तो हम बोलते हैं कि उसको सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि कभी भी वातावरण, वंशानुक्रम तो है, जो वो जन्मजात लेकर आया है वो तो है, लेकिन वातावरण का बहुत फर्क पड़ता है बच्चे पे। ठीक, चलिए, तो पर्यावरण और वंशानुक्रम के बीच अंतर संबंध से निर्धारित होता है मनुष्य की जो व्यक्तित्व भिन्नता है। शारीरिक बनावट में एक जैसे हो सकते हैं, किंतु स्वभाव, वही मैंने बोला कि शारीरिक बनावट में भी तक एक जैसे हो सकते हैं कुछ बच्चे, लेकिन फिर भी उनका स्वभाव, ठीक है, उनका जो स्वभाव रहेगा, नेचर रहेगा, उनकी जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, मानसिक क्षमता है, मेंटल जो उनका डेवलपमेंट है, इन सब में अंतर पाया ही जाएगा। तो ये एक यूनिवर्सल चीज है जो हर जगह आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि किसी सिर्फ एक स्टेट राज्य की बात हो रही है, किसी देश की बात हो रही है, ये हर जगह में कॉमन है कि कोई भी दो लोग समान एक जैसे नहीं होंगे। ठीक है, उनके बीच क्या पाई जाएगी भाई, व्यक्तित्व भिन्नता पाई जाएगी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तौर पे, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, रुचि अलग अलग हो सकती है
उनकी, जैसा हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि किस किस चीज में अलग होंगे, तो शारीरिक मानसिक तौर पे व्यक्तित्व पूरा पर्सनैलिटी अलग हो सकता है, इमोशन के साथ कैसे डील करे, ठीक है, ये सारी चीजें उसमें अलग हो सकते हैं वो। तो जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो सब कुछ कवर हो गई है इसमें। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि किस प्रकार से आप ये यहाँ तक का एक ये इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। उसके बाद मैं आपको ये बता देती हूँ एक एक्स्ट्रा चीज कि किस प्रकार से हम व्यक्तित्व भिन्नता को मापने की विधि है, ठीक। देखिए जरूरी नहीं क्योंकि अब ये पेपर में पहली बार ही आ रहा है, तो किस लेवल तक आएगा वो नहीं पता, इसलिए मैं आपको ये बता देती हूँ। व्यक्तिक विभिन्नता या भिन्नता को नापने, भिन्नता को मापने की विधि, मापने की विधि किस किस प्रकार से हम उसके, विधि बोलिए या विधियां मतलब अलग अलग, ठीक है ना। वेज टू मेथड मेजर द इंडिविजुअल डिफरेंस या मेथड, मेथड्स टू मेजर इंडिविजुअल डिफरेंस। हर बच्चा अलग है, ठीक है। अब वो एक मापने का कुछ ना कुछ टेक्निक होगा, तो क्या क्या टेक्निक होता है? सबसे पहले बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, क्योंकि देखिए इसमें हम अलग अलग चीज देखते हैं कि बुद्धि में अलग है, इमोशनल अलग है, किस चीज में अलग है। बुद्धि परीक्षण को हम कहेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट। अब याद करिए इंटेलिजेंस में टेस्ट में आपको पढ़ा चुकी हूँ, जब हम इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ रहे थे, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, तब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वोशंट जिसे हम कहते हैं, आईक्यू का कॉन्सेप्ट ये किसने दिया था? स्टर्न ने दिया था। किसने दिया था भाई? स्टर्न ने दिया था। कब दिया था? 1912 में। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बताया था कि भाई बुद्धि, आईक्यू कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला के किस फॉर्मूला से, पर्टिकुलर किस फॉर्मूला से हम मापेंगे बुद्धि परीक्षण को, है ना, ये किसने किया था? टर्मन ने। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो इंटेलिजेंस वाला देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्मन ने फॉर्मूला लेके आया था। क्या फॉर्मूला दिया था भाई? मैंने आपको बताया था MA/CA इंटू 100, यानी मानसिक आयु। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि देखिए एक होती है आपकी मानसिक आयु, मानसिक आयु मतलब जो आपका आयु चल रहा है मानसिक तौर पे, आप किस क्या बताना चाहिए, जैसे कि देखिए मैं एक उदाहरण से आपको बता देती हूँ, एक मिनट रुकिए, मैं व्यक्तित्व वाला, हाँ आईक्यू, देखिए मानसिक आयु। अब देखिए सिर्फ मानसिक आयु की अगर बात की जाएगी, MA, मेंटल एज जिसे मैं कहती हूँ मानसिक आयु, तो ये सबसे पहले बीने ने दिया था। अगर सिर्फ इसकी बात की जाएगी, देखिए ये थोड़ा आप, अगर आप उस वीडियो को आप देख लीजिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। आईक्यू का कॉन्सेप्ट, इंटेलिजेंट कोशेंट, इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? ये क्वेश्चन पूछेगा तो स्टर्न ने दिया था। इसका फॉर्मूला किसने बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट, टर्मन ने फॉर्मूला लेके आया था। अब सिर्फ इसमें मानसिक आयु की बात की जाएगी तो मानसिक आयु बीने ने दिया था, MA का कॉन्सेप्ट, ठीक है, बीने ने दिया था MA का कॉन्सेप्ट, ऐसे याद करिए, बीने ने दिया था MA यानी मानसिक आयु की। मानसिक आयु क्या होती है कि किसी व्यक्ति द्वारा वह आयु या वह सीमा है जो उसके कार्यों द्वारा जानी जाती है, मतलब और उसी आयु विशेष में उसकी अपेक्षा होती है कि उस आयु विशेष के अंतर्गत ही वो उस चीज को फॉलो करे, उसके कार्यों द्वारा जानी जाती है उसकी मानसिक आयु कि वो इस आयु के बीच का लगभग वो काम कर लेता है। जैसे किसी बच्चे की मानसिक आयु 9 वर्ष होगी तो उससे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे भाई कि वो 9 वर्ष की आयु वाले बच्चों के समान ही कार्य करे, ठीक है। तो मानसिक आयु मतलब जितनी उसकी आयु होगी, मानसिक आयु 9 वर्ष है, मतलब कि हम यही अपेक्षा करेंगे कि 9 वर्ष की आयु वाले बालकों के समान ही वह कार्य करे, तो वो मेंटल एज उसका हो जाएगा। अब CA को हम क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजिकल। इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो क्रोनोलॉजिकल, और अगर हिंदी में बोलूँ तो वास्तविक, वास्तविक आयु। वास्तविक आयु मतलब ये अपेक्षा की जानी चाहिए कि 9 साल का है तो 9 साल जैसा करे, पर एक्चुअल में, वास्तविक में उसकी कितनी आयु है? तो जन्म से लेकर, जन्म, ठीक है, यहाँ पे उसका जन्म, जन्म से लेकर आज तक, अभी तक का जो समय चल रहा है, जो उसकी तैथिक आयु होगी, ठीक है, वो एक्चुअल आयु होगी उसकी, तो ये वास्तविक होती है। और ये जो वो जितना जितना अपेक्षा हम करते हैं कि उस समान काम करे, वही उसकी मेंटल की, क्या वो उस अपेक्षा के ऊपर खरा उतर रहा है, क्या वो उस एज में काम कर रहा है, किस एज के लायक वो कर रहा है, और ये हो जाएगा उसकी वास्तविक आयु की, हाँ उसकी वास्तविक आयु कितनी है। तो ये जो फॉर्मूला था ये कौन लेके आया था? हम वही पढ़ रहे हैं कि स्टर्न कॉन्सेप्ट को उन्होंने बताया था, और टर्मन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण संशोधन करके इसमें 1916 में क्या किया था उन्होंने? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर रिसर्च किया, काम किया, और फिर इस परीक्षण को उन्होंने क्या नाम दिया? स्टैनफोर्ड बीने का नाम दिया था, ठीक है, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण के नाम से ये फेमस हुआ था, ठीक, जिसे हम क्या बोलेंगे? बुद्धि को मापते हैं, बुद्धि लब्धि IQ कहते हैं।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि पहला जो टेस्ट था जिससे हम व्यक्तित्व भिन्नता को मापने की विधि, अलग अलग विधि, पहला जो विधि है वो क्या हो जाएगा, बुद्धि परीक्षण करना, बुद्धि, ठीक है ना, टेस्ट करना, इंटेलिजेंस टेस्ट करना। तो कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था, फॉर्मूला कौन दिया, ये सब है पता है आपको। अब फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट बोलेंगे तो ये बीने थे, इसीलिए देखिए स्टैनफोर्ड में इन्होंने स्टैनफोर्ड बीने का नाम दिया, क्योंकि जो फादर है, जनक है, अगर जनक की बात की जाए, जनक बुद्धि परीक्षण के, ठीक है, बुद्धि परीक्षण के जनक, सभी ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया था, किसने फॉर्मूला बताया, किसने कॉन्सेप्ट दिया, आपको याद रखना है। लेकिन अगर जनक बोला जाए, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, बीने, आल्फर्ड बीने, आल्फर्ड बीने, ठीक, आल्फर्ड बीने याद रखिएगा मेन। इसीलिए देखिए इन्होंने भी क्या किया था, बीने, स्टैनफोर्ड बीने, यूनिवर्सिटी में जब उन्होंने किया तो बीने को डिनोट किया था, ठीक। चलिए, तो बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट, यहाँ मैं आईक्यू कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूँ, यहाँ फॉर्मूला की बात कर रही हूँ, और ये बुद्धि परीक्षण, ये टेस्ट की बात की जा रही है, ठीक है। टेस्ट, आईक्यू क्या होता है ये बताया था स्टर्न ने, ये कॉन्सेप्ट ये लेके आए थे। आईक्यू के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाए वो इन्होंने बताया था, ठीक है। MA मानसिक आयु उसमें से क्या होती है वो बीने ने बताया था, और ये जो बीने हैं वही क्या है, बुद्धि परीक्षण के जनक हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे उपलब्धि परीक्षण, पहला टेस्ट आपका हो गया। अब सेकंड है अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट या उपलब्धि परीक्षण। तो आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसमें, उपलब्धि परीक्षण, क्योंकि इसमें ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें क्या जानना है कि व्यक्तित्व भिन्न, सब लोग भिन्न है, लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा कि उनकी जो भिन्नता है उसको किस माप की, जो जो चीजें मेजरमेंट हम कर सके से उसका मापन संभव है। कौन कहता है, स्किनर कहते हैं कि व्यक्तित्व भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का, ठीक है, जो उसकी पूरी पर्सनैलिटी हम उसको पढ़ सकते हैं। कोई भी ऐसे ही पहलू आएंगे जिसका मापन संभव हो, मतलब हम आप उसको माप सकते हो, ठीक। तो अलग अलग प्रकार के किस किस प्रकार का टेस्ट से आप क्या मेजर कर सकते हो, तो उसी लिखा गया कि पहला बुद्धि परीक्षण, उससे हम उसके इंटेलिजेंस लेवल को देख सकते हैं, IQ लेवल को। दूसरा अचीवमेंट टेस्ट यानी उपलब्धि, ठीक है। तो सारी चीजों का एक फॉर्मूला होता है, आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, और अगर कुछ बचा भी होगा तो वो क्वेश्चन जो भी सीटेट या किसी किसी एग्जाम में आए वो मैं आपको कराऊंगी अगले वाले MCQ में, तो उसमें आपका कवर हो जाएगा। तो अचीवमेंट टेस्ट यानी AQ हो गया, इसका फॉर्मूला होता है EA/MA। MA तो आपको पता ही है मानसिक आयु, EA जो होगा वो क्या हो जाएगा, शैक्षिक उम्र, शैक्षिक यानी एजुकेशनल, शैक्षिक उम्र, ठीक, यानी एजुकेशनल उम्र, और MA मतलब मानसिक, तो आप जानते हैं एजुकेशनल एज, ठीक है। तो इस प्रकार से उसका फॉर्मूला निकल जाता है कि जो भी है, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को अचीवमेंट टेस्ट पेपर्स देते हैं, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स रहते हैं, उनका मेजरमेंट किया जाता है कि उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं किसमें, तो उसने वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कैसा काम कर रहा है, इस प्रकार से अलग अलग, तो उससे उसकी पर्सनैलिटी दिखती है कि उसको इस क्षेत्र में रुचि है ना, इस सब्जेक्ट में वो ज्यादा अच्छा कर सकता है। अब नेक्स्ट है इंटरेस्ट टेस्ट, ये ले सकते हैं जिससे उसकी रुचि के बारे में पता चलेगा, इंटरेस्ट टेस्ट यानी रुचि परीक्षण। तो इसमें आप अलग से क्या क्या चीज में उसकी रुचि है ये आप देख सकते हैं। चौथा हो जाएगा संवेगात्मक, संवेगात्मक परीक्षण यानी कि इमोशनल टेस्ट, इमोशनल टेस्ट। इसमें आप क्या देखोगे भाई कि कौन सा इमोशन ज्यादा है उस बच्चे में, ठीक है। आप ऐसी परिस्थिति, ऐसी क्वेश्चंस, ऐसे आप चीजें उसके सामने लेके आओगे जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा पहलू उसका ज्यादा है, इमोशन को, इमोशन वाला कौन सा पहलू ज्यादा है। एक चीज यहाँ पे है इंपॉर्टेंट बताने लायक कि डेनियल गोलमैन, ठीक, डेनियल गोलमैन क्या कहते थे कि किसी भी स्थिति में सफलता, जो भी आपको सफलता मिल रही है उसमें 80% रोल, जो आपको सफलता मिलती है उसमें 80% और 20% के हिसाब से उन्होंने बांट दिया। तो जो 80% रोल है वो किसका है, संवेगात्मक, जो आपके इमोशंस है उसका है, और 20% जो है वो आपके IQ का है। ये किसका कहना था, डेनियल गोलमैन का, कि IQ पे बेस्ड है आपकी सफलता 20%, लेकिन उसके अलावा आप कैसे उसको हैंडल कर रहे हो, चीजों के साथ कैसे डील कर रहे हो, आपके क्या इमोशन है, इसका 80% उस पर प्रभाव पड़ता है, ये कहना था डेनियल गोलमैन का। तो 4 परीक्षण ये हो गया। 5वां परीक्षण है पर्सनैलिटी टेस्ट करना, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी कैसी है,
हमने बताया ना, यही सब चीजें भिन्न भिन्न होंगी। इंटरेस्ट अलग होगा, उसके अचीवमेंट अलग होंगे, उसका इंटेलिजेंस अलग होगा, रुचि, संवेगात्मक, ये सब पहलू को हम जब पढ़ लेंगे तो हम बता पाएंगे कि व्यक्ति तो एक दूसरे से व्यक्ति भिन्न किस प्रकार से है, कैसे है। यहाँ पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाता है, जिसे मैं हिंदी में क्या कहूंगी, व्यक्तित्व। तो इस प्रकार से अलग अलग परीक्षण किए जाते हैं। ठीक है, जिसमें कोई चित्र आपको दिखा के कहानी पूछ दूं तो आपका वो पर्सनैलिटी झलक जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है अभिक्षमता। अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड टेस्ट। अभिक्षमता यानी कि एप्टीट्यूड, एक होता है एटीट्यूड, एक होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। तो देखिए, अगर फैक्टर्स पूछा जाए कि क्या क्या चीजें जो आपके इंडिविजुअल डिफरेंस को प्रभाव डालती हैं, तो सबसे पहले तो आपको वही वातावरण जो मैंने बताया, वातावरण और वंशानुक्रम, ये सारी चीज तो आपको वंशानुक्रम, ये आपको दी हुई होगी, ये बेसिक है, ये होता ही है। जो आपको वातावरण मिला है और जो आपको वंशानुक्रम है, उसके वजह से व्यक्तित्व भिन्नता होती है। लेकिन अगर पूछ इसके अलावा फैक्टर्स की बात की जाए कि क्या क्या चीजें प्रभाव डालती हैं, है ना, व्यक्तित्व भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं, प्रभावित व्यक्तित्व भिन्नता को जो प्रभावित करने वाले कारक, ये तो बेसिक था ही, लेकिन उसके अलावा कौन कौन से कारक है जिसके वजह से दो व्यक्ति अलग हो सकते हैं। तो उसमें आपकी शिक्षा आ जाएगी। शिक्षा, जैसे जैसे शिक्षा आप खुद देखते हैं कि जैसे बच्चे शिक्षित होते जाते हैं, किस प्रकार से उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, उनका नॉलेज बढ़ता है। ठीक है, उनका रहने सहने का तरीका बढ़ता है। एक शिक्षित व्यक्ति को आप खुद देख लीजिएगा और एक अशिक्षित व्यक्ति है, उसके बीच का अंतर आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके भाषा, उसके बोलचाल से, उसके रहन सहन से, उसकी सोच से, सबको आपको दिख जाएगी। तो इस हिसाब से क्या क्या कारक हैं जो फैक्टर्स अफेक्ट करे, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए, व्यक्तित्व भिन्नता को प्रभावित करने वाले, तो उसमें हम देख पाएंगे कि शिक्षा, व्यवसाय, आपका जो व्यवसाय है, जैसे कि बिजनेसमैन होते हैं या जो सोसाइटी से जुड़े होते हैं, एनजीओ वाले होते हैं, 10 लोगों से बात करते हैं, उनका होता है। टीचर का रोल एक अलग होता है, या जो बैंक वाले होते हैं उनका किस प्रकार से। तो कहीं ना कहीं ये सब सारी चीजें अफेक्ट करती है आपके पर्सनैलिटी को। संस्कृति है ना, आप जिस घर पे आपके जो भी फॉलो होता है ट्रेडिशन, आपकी क्या संस्कृति है, आपकी जो भाषा है, आयु है, किस आयु के हिसाब से आप डेवलप करते हैं। रुचि, आपका इंटरेस्ट किस चीज को लेके है। लिंग पे भी बात होती है कि वो भी, जैसे कि हम देख सकते हैं कई बार की जो लड़कियां, जैसे स्पोर्ट्स की बात की जाती है, तो होता है ना कि थोड़ा कहीं ना कहीं अलग हो। रुचि, लिंग, धर्म, बुद्धि, तर्क शक्ति, ये सारी चीजों में बच्चे अलग हो सकते हैं एक दूसरे से। यही बोला गया कि क्या क्या कारक है। तो भाई बुद्धि कारक है, धर्म, अपना अपना धर्म जो आपको सिखाता है ना, वो सारी चीजें, आदतें, रहन सहन, तौर तरीके, शिक्षा, व्यवसाय, नजरिया, किसी चीज को देखने का नजरिया क्या है आपका, पॉजिटिव थिंकिंग आप देखते हैं या निगेटिव थिंकिंग देखते हैं, आप मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेटेड है या बाहरी तौर पे आपको मोटिवेशन मिल रहा है, या खुद से मोटिवेट होकर चीजों को सीख रहे हैं। वातावरण और वंशानुक्रम सबसे ऊपर स्थान रखता है, बाकी ये सारी चीजें और है जो प्रभावित करती है। ठीक। तो ये सारी चीजें थी जो आपको इंडिविजुअल डिफरेंस पे पढ़ना है। उसके अलावा जो भी चीज बचा रहेगा वो मैं आपको एमसीक्यू सेशन में पूरा कवर कर दूंगी। तो ये मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।